हाँ जी बॉस। तो देखिए इसमें हमारा जो आज अगर बात करें तो लेक्चर नंबर 3 चलेगा। पहले मैं थोड़ा-सा ये बताना चाहता हूँ कि देखिए मेरी एक्चुअली दादी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सडनली मुझे और सब कुछ शट डाउन करके मुझे जालंधर निकलना था। मुझे अपने मॉम-डैड को लेके जाना था जिसमें ड्राइव मैं कर रहा था गाड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि जालंधर जाना-आना एक 1 दिन और 1 दिन आप समझ सकते हैं कितना थकावट हो जाती है और ड्राइव भी मैं ही कर रहा था दिल्ली से जालंधर। तो सारी की सारी इसके कारण जो है 2 से 3 दिन शायद मतलब नहीं अपडेट हुआ तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। मेरी तरफ से अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता। मैं ऐसा नहीं कि मैं लैपटॉप लेके जा सकता था, लेकिन अच्छा नहीं लगता है इस तरह से, आप भी समझ सकते हैं। तो फिलहाल दादी मेरी ठीक है, इसके लिए थैंक यू सो मच। बस तो यही कहना था कि देखो लेक्चर ए 1 और लेक्चर नंबर 2 अपलोड हो गया। लेक्चर नंबर 3 आज हम शुरुआत करेंगे और उसको हम आगे और अच्छे से हम बेहतरीन तरीके से जो है स्टार्ट करने की जो हम कोशिश करेंगे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि भारत का पहला जो आपका 24/7, ठीक है, ये एक्स नहीं है, ये इनटू है, ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित गांव। अब देखो ये न्यूज़ क्यों है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जब भी कोई चीज़ पहली आ जाए, दूसरी बात कहीं न कहीं सौर ऊर्जा पे संचालित एक गाँव है, तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बहुत मोटी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपीएससी अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको बताना चाहता है कि भाई भारत में एक ऐसा भी गाँव है जो 24/7 के हिसाब से सौर ऊर्जा से जो है संचालित गाँव हमें जो देखने को मिलता है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर नाइट में कैसे होगा? तो हम उस पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि देखो ये छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल हमारे लिए रखता है। तो खबरों में क्यों था? खबरों में ये है, आप ऐसे से मान के चलें कि हाल ही में जो था, देखिए प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गाँव मोढेरा, ठीक है, को भारत का पहला सौर ऊर्जा घोषित किया गया। यानी कि मोढेरा जो एक गाँव है, आपने ये याद रखना है। पहली बात इसमें आपको क्या याद रखनी है? गुजरात में है। दूसरी बात आपको मेहसाणा जिला है। और तीसरा आपको ये गाँव रखना है। पीसेस के लेवल्स में भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में वैसे तो इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, हालाँकि ये पूछ सकता है, गाँव का नाम पूछ सकता है, ठीक है? तो भारत का जब पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या निकलेगा? एक तो लोकेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकेशन क्या है? फिर सौर ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौर ऊर्जा से, यानी कि इसी को अगर इन डेप्थ एनालिसिस करेगा, तो वो क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को लेके जो है टॉपिक को पूछ सकते हैं। तो हमें दोनों टॉपिक को पढ़ना है। एक तो लोकेशन को लेके, उसकी थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमें पता होना चाहिए हल्का-फुल्का, फिर साथ में हम सौर ऊर्जा को लेके रिसर्च करेंगे। तो देखो, मोढेरा गाँव जो है बेसिकली ये सूर्य मंदिर संरक्षित प्राचीन स्थल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपको पहली बात ये है कि सूर्य यहाँ पे एक सूर्य मंदिर होता है, नोट्स में बना सकते हो ऐसे, वैसे मैंने कीवर्ड्स बना रखे हैं, ठीक है? जो पुष्पावती नदी पर स्थित है। इसे चाणक्य वंश के राजा भीमप्रथन ने 1026-27 ईस्वी में बनवाया था। तो ये जो देखो जो ये लाइन है दोस्तों, ये लाइन बेसिकली फैक्ट्स है और फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से कमांड रखनी पड़ेगी। यानी कि मंडेरा कहाँ पे मिला? हमें ये पता चला कि यहाँ पे एक सूर्य मंदिर मिलता है। साथ में इसमें ये पता चला कि यहाँ पर जो है पुष्पा पुष्पावती नदी जो है, ठीक है? वो जो है बेसिकली बहती है और साथ में चाणक्य वंश के जो राजा भीमप्रथन ने 1026 में और 27 में जो है इसको बनवाया था, ठीक है? मंदिर में 3D प्रोडक्शन सुविधा मिलेगी जो पर्यटकों को मंडेरा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि एक तरह से यहाँ पे इस मंदिर में भी हाल ही में 3D प्रोडक्शन टेक्निक जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बारे में इस मंदिर के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपको जो है देखने को मिलेगी। फिर क्या है? सौर ऊर्जा उत्पादन। देखो, सौर ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा गाँव जो है आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि यह गाँव के घरों पर लगाए गए 1000 सौर पैनलों का उपयोग करेगा और साथ में जिससे ग्रामीण वालों को 24 घंटे बिजली मिल, यानी कि अब गाँव देखो जिस तरह से अगर मान लो ये हट है, ठीक है? तो इसके ऊपर जो है सौर पैनल यहाँ पे लगा दिए जाएँगे इस तरह से, ठीक है? सभी गाँवों में। फिर इसे जो है ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट और आवासीय व सरकारी भवनों पर 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से विकसित किया जाएगा, जो सभी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाएगा। देखो, जब सौर पैनल बना दिया जाएगा तो उसी का एक हब बनाया जाएगा जहाँ पे बैटरीज़ को रखा जाएगा। क्योंकि देखो भाई, अब रात में कैसे जनरेट होगा? नहीं होगा ना। तो उस कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी ली जाएगी, वो कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो वो हमारी जो है बैटरी के थ्रू जो है बेसिकली ली जाएगी।
तो आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके इसके नोट्स नहीं बनाने, बस ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि आप इसके भी नोट्स बनाने लगे। ये तो देखो, जब स्टार्टिंग में हम कोई करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो उसको डिटेल में हम जरूर बताते हैं, तो ये उसी का ही पार्ट है। तो इस प्रकार से बैटरी को स्टोर करके जो एक तरह से सोलर पैनल बनाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद भारत में अगर हम देखें सौर ऊर्जा की स्थिति, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पिछले 8 वर्षों में स्थापित सौर ऊर्जा की क्षमता 93.3 गुना वृद्धि हुई है, और ये करीब 56 गीगावाट, यानी कि आप ऑलमोस्ट 57 गीगावाट के हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप गीगावाट को अगर समझना हो, दिल्ली के अंदर करीब 6 गीगावाट की जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की। आप ऐसे समझे, इसका एक दायरा आपको समझ आ जाएगा। दिल्ली में 6 गीगावाट की जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। पूरी दिल्ली को अगर बिजली चाहिए तो उसको कम से कम 6 गीगावाट की बिजली चाहिए होगी। बस आप सोचो कि इतना भी सौर ऊर्जा से करीब 56.6 गीगावाट की जो हमें एक तरह से बिजली, जिसमें भारत ने ये भी बोला था कि 2022 के अंत तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, यानी कि जो हमारी सौर ऊर्जा है, उससे एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था, जिसे वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और अक्षय ऊर्जा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना के रूप में भी भारत कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो काम कर रहा है। यानी हमें एक फैक्ट ये पता चल गया कि भाई 20 गुना बढ़ेगी, 60 गीगा के आसपास है। हमें ये भी पता चल गया 2022 में जो है 175 गीगावाट, जिसको 2030 में, देखो कैसे सोचना है, 2030 में जो है मान के चलो 500 गीगावाट जो है बिजली यहाँ पे कुल मिला के जो है लेके चलेंगे। फिर भारत जो है नई और सौर ऊर्जा के मामले में एशिया में दूसरा और विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हो सकता है यूपीएससी जो है यहाँ पे गेम खेलने की कोशिश करे, तो आपको ये लाइन जरूर याद रखनी पड़ेगी कि भारत जो है नई सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में एशिया में दूसरा और विश्व स्तर पर जो तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। और ये पहली बार जर्मनी, ठीक है, को पछाड़ते हुए कुल स्थापित को 60 गीगावाट के क्षेत्र में चौथे स्थान पर जो भारत अभी सौर ऊर्जा में विश्व के अगर बात करें तो 4th प्लेस के ऊपर जो है कुल मिलाकर खड़ा है। जिसमें अगर हम जून के आंकड़ों को देखें 2022 तक के, तो जिसमें राजस्थान, गुजरात बड़े पैमाने पर जो सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें स्थापित क्षमता जो करीब 53%, यानी कि अगर हम बात करें राजस्थान जो है 53% सौर ऊर्जा यूज कर रहा है। और जो आपकी गुजरात है, देखो गुजरात में 14% है सिर्फ, और महाराष्ट्र में 9% है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग कहते हैं जो राजस्थान और ड्राई स्टेट है, तो देखो ड्राई स्टेट के एक अपने ही फायदे हैं, वहां पर 54% जो है बिजली जो है कुल मिला के बनाई जा रही है सौर ऊर्जा से। तो कितनी बड़ी एक तरह से बात हमें जो है यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है। हालांकि सौर ऊर्जा में कुछ संबंधित पहले भी हुई हैं साइड एंगल्स, जैसे कि आपका सौर पार्क योजना भी बनाई गई है, जिसमें मान के चलो 500 मेगावाट क्षमता वाले कई सोलर पार्क जो है एक तरह से बनाए गए। मतलब पार्क का ऐसा समझो यार, मतलब बहुत बड़ा एरिया हो गया, उसमें पैनल लगा दिए तो उसका नाम सोलर पार्क रख दिया। बस ऐसे समझो। मान लो बहुत बड़ा एक, मान लो 100 एकड़ में जमीन है, बंजर है, कोई यूज की नहीं है, वहां सारे सोलर पैनल लगा दिए, उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया, कहानी खत्म। इसी के जैसे रूफटॉप सौर योजना का मतलब यहाँ पे ये होता है दोस्तों कि छतों के ऊपर जब लगा दिए जाते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक वो भी आया था कि आपको मैक्सिमम लोग लाइक अपना जो अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जो है रूफटॉप पे सोलर के थ्रू जो कन्वर्ट करके जो है बना सकते हैं। और घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का जो एक तरह से दोहन भी यहाँ पर किया जा सकता है। इसी के जैसे एक अटल ज्योति योजना है, जो बेसिकली 2016 में उन राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली की स्थापना के लिए शुरू की गई थी, जहां 50% से कम घरों में ग्रिड आधारित बिजली का उपयोग शामिल है 2011 के गणना। इसी के जैसे राष्ट्रीय सोलर मिशन भी है, और आपकी सृष्टि योजना भी जो हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। फिर कीवर्ड क्या निकल सकते हैं, अगर हम कीवर्ड बात करें कि इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बन सकते हैं। मोडेरा जो भारत का पहला सौर संचालित गांव है, चाणक्य वंश के राजा भीम प्रथम 1026-1027 ये, और जर्मनी जो है को पछाड़ते हुए कुल स्थापित क्षमता ये। और एक लाइन आप जो ये भी निकाल सकते हैं कि भारत जो है कहीं ना कहीं इस स्थान पे जो चौथे स्थान पर जो हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको ये पॉइंट अभी तक आपको समझ आया होगा। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ये है, अब ये मान के चलें कि भारत जो बना है दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पाद के रूप में बना है। एक चीज समझना, ये हमारे इकोनॉमी पॉइंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें शुगर इंडस्ट्री आ गई। शुगर इंडस्ट्री की जो हालत है वैसे भी खराब है, लेकिन भारत ने यहाँ एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक। ठीक है, चीन का मतलब चीनी का उत्पादक काफी बड़ा बना है। तो ये हुआ, देखो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने मीट्रिक टन यूज किया गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादक, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है गन्ना, कि गन्ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इनडायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं गन्ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इकोनॉमी का टॉपिक में हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन टॉपिक जो है हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमें ये पता चला कि
चीनी के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्यात के रूप में भी एक तरह से उभरा है। यानी कि हमारे लिए तो ये बात हो गई कि चीनी के क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्यात, यानी कि दूसरे दूसरे लेवल पे अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं निर्यात के रूप में जो हमें चीजें जो है देखने को मिल रही हैं। तो भारत में चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति हमें ये समझ में आती है कि अगर बात करें तो चीनी जो है एक तरह से क्या कृषि आधारित उद्योग है, बिल्कुल सही बात है, जो लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों और चीनी मिलों के सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों को ग्रामीण आजीविका भी देता है। यानी 50 लाख मिलियन का मतलब हो गया 5 करोड़ जो हमारे किसान हैं उनको सीधा मतलब प्रभावित करता है। और चीनी उद्योग जो है कपास के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है हमें समझ आता है। यानी कि हमें ये भी पता चल गया कि कपास के बाद तो कहीं ना कहीं जो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग वो हमें जो है चीनी उद्योग के रूप में हमें जो है समझ आ रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों गन्ने की, अब देखो हमारे पास ये एक न्यूज थी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इनडायरेक्ट कोई थोड़ा डेप्थ में जाए तो हमें ये पता चलता है कि गन्ने की वृद्धि के लिए भौगोलिक स्थितियां क्या क्या हो सकती है। जैसे तापमान गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री के मध्य होना चाहिए। वर्षा करीब लगभग वही 75 से 100 सेंटीमीटर हो तो चल जाएगा, अगर इससे कम भी हो तो फिर ट्यूबवेल लगा के काम कर लिया जाता है। मृदा के प्रकार के रूप में देखें तो गहरी समृद्ध जो है दोमट मृदा के रूप में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो शीर्ष गन्ना उत्पादक के रूप में देखें तो सबसे पहले महाराष्ट्र आता है, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश नहीं है। ये चीज आपने याद रखना, काफी बच्चे जो अगर आगे यहाँ से क्वेश्चन तो यूपी पे टिक मारेंगे, नहीं, पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे पे जो है कर्नाटक है। कर्नाटक और यूपी, देखो यूपी और कर्नाटक में एक चीज ये भी बता देता हूँ, जो यूपी के गन्नों में अगर हम शुगर बनाएंगे तो इसमें हमें ज्यादा गन्नों की जरूरत पड़ेगी, कर्नाटक में अगर हम बनाएंगे तो उसमें कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भौगोलिक स्थिति में हमें काफी फर्क और टेम्परेचर में काफी फर्क हमें जो है देखने को मिलता है। वितरण की बात करें तो चीनी उद्योग मोटे तौर पर अगर देखें तो उत्तर उत्तर में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और दक्षिण में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जो है हमें जो है देखने को मिलता है। और ये दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जो उत्तर भारत की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उपज देने के साथ साथ उच्च सक्रोस के लिए जो है हमें देखने को मिलता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये वाली बात बताई थी। फिर कीवर्ड में क्या निकल सकता है, देखो हमारे लिए कीवर्ड में यही है कि तापमान को लेके गर्म और आदर्श वैल्यू 21 से 27 डिग्री के मध्य है। वर्षा जो है लगभग 75 से अगर बात करें 100 सेंटीमीटर है। मृदा के प्रकार में देखें तो गहरी समृद्ध दोमट मृदा देखने को मिल रही है। और शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के रूप में हमें जो चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इसके साथ एक और न्यूज निकल के है जिसका नाम था विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट। इसमें हमें ये पता चला कि दोस्तों कि हाल ही में क्या हुआ कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो इसमें यह देखने को मिला कि आरबीआई के अनुसार पिछले 13 महीनों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई। 1 बिलियन के अंदर आप ऐसे से मोटा समझो कि अभी करंट रेट देखें, जैसे कि डॉलर जो 82 रुपए का है, तो 1 बिलियन में करीब 8200 करोड़, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा, 1 बिलियन डॉलर में 8200 करोड़ रुपए होते हैं, ये चीज आपको मैंने बता दी, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में अगर देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें बॉन्ड, ट्रेजेडी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती है। देखो दोस्तों होता क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार काफी ज्यादा मिक्सचर होता है, बंच ऑफ मिक्सचर थिंग्स का होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉलर ही होंगे, इसमें सोना भी होता है, ट्रेजेडी बिल्स भी होते हैं, बहुत कुछ जो है इसमें जो है अगर बात करें शामिल किया जाता है। तो इसमें आप ऐसा समझे विदेशी मुद्रा भंडार देखो क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि मान लीजिए अब जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें जो है डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है। तो इंपोर्ट करने, अब इकोनॉमी कितनी बड़ी है हमारी, तो इसलिए सभी, अब कोई भी इंपोर्टर अगर इंपोर्ट करेगा तो उसको कच्चा माल तो चाहिए होगा, तो जो पेमेंट करेगा वो डॉलर में करेगा। तो वो डॉलर जो है केंद्रीय रिजर्व के थ्रू ही, मतलब जो बैंक गारंटी के थ्रू हालांकि करते हैं, बैंक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन सोर्स होता है वो कहीं ना कहीं हमारा केंद्रीय बैंक ही होता है। तो जिसके कारण केंद्रीय बैंक को अपने डॉलर की जो है मतलब चीजें जो है रखनी पड़ती हैं। और अधिकांश जो विदेशी मुद्रा जो होती है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी डॉलर में ही जो है कुल मिलाकर जो है रखा इसको जाता है। तो हमें ये पता चला कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल जो होते हैं, जिसमें आपकी विदेशी मुद्रा संपत्तियां हो गई, जिसमें डॉलर्स आ गए, आपका स्वर्ण भंडार हो गया, आपका विशेष आहरण अधिकार भी आ गया, एसडीआर भी आ गए, और आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो रिजर्व ट्रेंट होता है, इस पे क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है, और एसडीआर ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इस पे क्वेश्चन होता है। यानी कि आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां आ गई, स्वर्ण भंडार आ गए, आपका एसडीआर आ गया। एसडीआर क्या होता है, ये अगर हम बात करें तो ये आईएमएफ के अंदर एक तरह से अगर हम बात करें तो एक तरह से ये पेपर होता है, इसके थ्रू हम जो है पैसों को इशू करा सकते हैं, तो वो उसको हम एसडीआर के तौर पे हम समझते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद जो रिजर्व बैंक के तौर पे हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व यही होता है कि सबसे पहले इसमें विनिमय दर प्रबंध हेतु
निर्मित नीतियों के प्रति समर्थन और वह विश्वास बनाए रखना कि जो भी वो मौद्रिक नीति बने तो उस पर सरकार का विश्वास रहे, ताकि हाँ भाई हमारी सरकार अच्छी चल रही है, इकोनॉमी हमारी ठीक ठाक चल रही है। जिस तरह से भी पाकिस्तान के अंदर बुरी हालत होगी उस तरह से हालत नहीं है। तो जितने ज्यादा विदेशी मुद्रा होगी उतना ज्यादा ही वो देश की जो जो करेंसी होगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। फिर यह राष्ट्रीय और संघ की मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान करता है, और संकट के समय जब उधार लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है तो संकट के समाधान के लिए भी विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखने के लिए भारी प्रभाव के रूप में भी एक तरह से हम बात करें तो सीमित रखता है। तो अगर हम एसडीआर की बात करें दोस्तों तो हमें यह पता चलता है कि विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में जो एक तरह से बनाया गया था। और एसडीआर ना तो को एक मुद्रा होती है, ना ही आईएमएफ पर कोई दावा होता है, बल्कि आईएमएफ के सदस्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्रा पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिए एसडीआर का आदान प्रदान एक तरह से यू कैन से इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर होता है एसडीआर। ऐसे नहीं कोई मुद्रा नहीं होती है एसडीआर, जिसको हम विशेष आहरण अधिकार के नाम से जानते हैं। ये एक तरह से जिस पेपर होता है जो हर एक देश, जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा उसके अंदर आप देख लेना, तो उसमें एसडीआर को बहुत डिटेल में समझाया गया है, तो वहां पे उस चीज का काम होता है। इसके लिए जिनको ज्यादा डेप्थ में समझना है वो मेरी इकोनॉमी की वीडियो जरूर देखिएगा। तो एसडीआर के मूल्यों की गणना जो है बास्केट ऑफ करेंसी को शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है, और इस बास्केट के 5 देशों की मुद्रा शामिल होती है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन की मुद्रा रेमेंजी और जापानी येन और ब्रिटेन का जो है पाउंड। हमारा भारतीय रुपया अगर बात करें तो इसके अंदर नहीं आता है। और एसडीआर पर ब्याज सदस्यों को उनके एसडीआर होल्डिंग पर दिए जाने वाला ब्याज जो होता है उसके तौर पर जो है कहलाया जाता है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो टॉपिक है वो है कोर सेक्टर आउटपुट। ध्यान समझिएगा। देखिए यहां से यूपीएससी के लिए क्वेश्चन यहां से आ चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, आपको ये बोल देगा कि भाई ये इसके अंदर कौन कौन से 8 कोर सेक्टर जो है इसके अंदर आते हैं, या तो ऐसे दे देगा, या फिर असेंडिंग टू डिसेंडिंग दे देगा, यानी कि घटते घटते क्रम में बताएं या फिर बढ़ते क्रम में बताएं। तो ये क्रम को याद रखना बहुत एक चैलेंजिंग टास्क आपको दिखेगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करेंगे हम लोग। तो देखो खबरों में ये था कि आप ये मान के चलें जून 2022 में हुआ ये था कि भारत के जो 8 प्रमुख जो क्षेत्र होते हैं उनके कोर सेक्टर के उत्पादन में हमें जो वृद्धि की जो दर है वो घटकर कुछ इतने रह गई। हालांकि ये सिर्फ एक न्यूज है, इसको नहीं लिखना आपने, ये सिर्फ कंटेस्ट उठाया है कि हम कोर सेक्टर आउटपुट हम कैसे देखेंगे। फिर हमें ये भी पता चला जो मई 2022 में 18.1 थी, ठीक है, उसी का घट कर अगर हम बात करें वो हमारी 12.7% के हिसाब से पहुंच गई। इसमें कच्चे तेल को छोड़कर सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई थी। सिर्फ ये एक न्यूज हमें जो निकल के, तो हमारे लिए जो यूपीएससी के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि 8 कोर सेक्टर क्या है, इसकी प्रोडक्शन यूनिट क्या है, इसको समझेंगे, उसके महत्व को जो है हम थोड़ा डिटेल के अंदर जानने की जो है कोशिश हम करेंगे। हमें ये समझने की जरूरत है कि 8 प्रमुख क्षेत्र जो उद्योग हैं इनमें जो शामिल हैं वो एक बात जरूर याद रखिएगा, जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली। देखो ये 8 ही प्रमुख क्षेत्र इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी भी सेक्टर के लिए बेस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अब स्टील है, भाई स्टील से काफी सारी चीजें बनती हैं। इसी के जैसे सीमेंट है, सीमेंट भी जरूरी नहीं कि मकान बनाने में काम आता है, भाई डैम में भी काम आता है, सड़क में भी काम आता है, पुल्स में बनाने में भी काम आता है। इसी की जैसे बिजली है, अब बिजली तो कहीं ना कहीं एक तरह से बेस सेक्टर हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आधारभूत सेक्टर होते हैं। अगर इनमें कोई डिक्लाइन या अपलाइन आता है तो ही हम किसी अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी को समझ पाते हैं। क्योंकि ध्यान से समझना, क्योंकि इनका जो सूचकांक अगर हम जिसको नापते हैं, जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, उसमें करीब 40% के हिसाब से इनका पूरा पोर्शन होता है। तो अगर 40% ही चरमरा गया तो नेक्स्ट 60% जरूर खतरे में पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसको 8 प्रमुख सेक्टर के नाम से जो है इनको हम जानते हैं, जिसको औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंदर जिसको आईआईपी कहते हैं, इसमें जो है इनका जो भारांश होता है वो करीब 40.27% जो हमें देखने को मिलता है।
और इसी के घटते क्रम में अगर हम 8 प्रमुख उद्योगों को देखें तो हमें ये पता चलता है सबसे पहले कि पहला रिफाइनरी उत्पाद, दूसरा बिजली, तीसरा स्टील, चौथा कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखो इनके आगे परसेंटेज भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन आपको ये घटते क्रम के अंदर आप इसके सीक्वेंस को प्लीज जरूर याद रखिएगा। आपने ऐसे याद रखना है कि टॉप पे जो रिफाइनरी उत्पाद है, फिर सीमेंट और उर्वरक आता है, उर्वरक लास्ट में है। तो जब आप ऐसे याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा मतलब कि याद रहने में जो आपको काफी ज्यादा आसानी रहेगी। अब इसके बाद औद्योगिक उत्पाद सूचकांक क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये एक तरह से संकेतक है जो किसी निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापता है। ठीक है, ये जो अगर ये सूचकांक है, ये ध्यान रखना, ये एनएसओ के द्वारा जो है मासिक रूप से, अब ध्यान से इसमें बेसिक और चीज आ गई, मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। और ये अगर बात करें तो ये एनएसओ जो है अगर बात करें तो मॉस्पी के अंडर ही जो कंट्रोल करता है। यह एक समग्र संकेतक है जो कि निम्न रूप से वर्गीकृत किए गए उद्योग समूह की वृद्धि दर को मापता है। व्यापक क्षेत्र जो है इसमें देखें तो अर्थात खनन, विनिर्माण, बिजली है। और उपयोग आधारित क्षेत्र देखें तो मूलभूत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं जो हमें देखने को मिलती हैं। और इसमें आधार वर्ष जो होता है, यानी कि आखिर इसकी जब तुलना करी जाती है तो उसमें 2011-2012 के आंकड़ों के साथ तुलना करी जाती है। जैसे कि मान के चलो अभी 2023 चल रहा है, तो हमें ये पता चलना है कि 2023 में हमारे इन सूचकांक में बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई, तो इसके लिए हम 2011 और 2012 के आंकड़ों को उठाएंगे और 2023 के आंकड़ों के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर ऑफ कोर्स अब भाई 2011 के आंकड़े पुराने होते हैं, 2023 के नए होंगे, तो ऑफ कोर्स बढ़ोतरी बढ़ोतरी जो है इसके अकॉर्डिंग हमें जो है कुल मिलाकर जो है देखने को मिलती है। तो इसलिए ये औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक होता है, इसलिए हमारे लिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल हमें जो है देखने को मिलता है। इसके महत्व की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो मैं यहाँ पे ये पता चलता है कि इसका उपयोग जो होता है नीति निर्माण के लिए, ठीक है, रिजर्व बैंक के लिए, सरकारी एजेंसियों के लिए द्वारा, मतलब कि कुल मिलाकर जो है काम यहाँ पर किया जाता है। और त्रैमासिक और अग्रिमी जीडीपी निकालने के लिए भी इसका जो है अगर हम बात करें तो आईआईपी का जो कुल मिला के जो उत्पादन जो है यहाँ पर किया जाता है। तो चलिए फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।